जय श्री श्याम। लड्डू गोपाल जी को सोचकर देखो जरा कि कैसा महसूस होएगा जब उन्हें कोई कहे कि सामने वाले की नौकरी छुड़वा दो, सामने वाले का ये नुकसान करवा दो, गोपाल जी ये कर दो, गोपाल जी वो कर दो। अरे तुम कुछ अच्छा भी तो मांग सकते हो। अच्छा मांगोगे तो अपने लिए भी अच्छा होगा। आज की कहानी कुछ अलग है। लड्डू गोपाल जी ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पर नहीं है। श्याम बाबा जी भी लड्डू गोपाल का ही एक रूप हैं। कहानी माधवी की है। एक जॉइंट फैमिली में शादी हुई है और बहुत ज़्यादा खुश है। खुश थी या ये कहें कि खुश कभी थी नहीं। क्या कहूँ, ये समझ नहीं आता। क्या कहूँ, जो दूसरे के लिए बुरे वक्त की डिमांड करने लग जाए, उसका अच्छा वक्त आते आते भी नहीं आएगा। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। इनकी शादी को तकरीबन 3 साल हुए थे। इनका अपनी फैमिली के प्रति कोई प्लानिंग नहीं थी। घर में 2 बड़े भाई और हैं और ये तीनों ही एक फैक्ट्री में काम करते हैं जो कि इनकी अपनी ही फैक्ट्री है। तीनों में से सबसे कम पैसा छोटे वाले को, जिसके साथ माधवी की शादी हुई है, उसके पास आता है। घर जो है जहाँ पर ये रहते हैं, सबसे बड़ा घर इन्हीं का ही था। इनके घर में इनके दादाजी के 2 भाई और रहते हैं। उनका भी बड़ा पूरा परिवार है। सभी को घर में जो है दादाजी की ओर से आदेश मिला हुआ था कि घर का कोई भी सदस्य, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, कोई भी सदस्य है, घर के मंदिर में माथा टेके बिना बाहर नहीं जाएगा। अगर वो माथा नहीं टेकता है तो वो घर के बाहर नहीं जाएगा, और अगर घर के बाहर चला गया तो वो घर के अंदर नहीं आएगा अगर वो मंदिर के आगे प्रणाम नहीं करेगा। तो इन्होंने अपने घर में बहुत बड़ा मंदिर बना रखा था। देखिए, माहौल क्रिएट करना या अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा पैदा करना, ये भी एक बहुत ही बड़ा काम होता है। इन्होंने जो ये काम किया, ये सभी लोगों को अब पसंद भी आने लगा, और सभी लोग जब भी घर से बाहर जाते तो मंदिर के आगे माथा जरूर टेकते। ये नहीं कि कोई आधा घंटा की पूजा करनी है, बस मंदिर के आगे जाना, प्रणाम करना और अपना मंत्र उच्चारण करना, फिर घर से बाहर निकलना। और इनके इस मंदिर में सभी देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित है, और ऐसा नहीं कि बाहर से खरीदी और रख दी। मतलब कि ये कोई भी मूर्ति जब स्थापित करते मंदिर में, अगर उसका अच्छे से पूजा पाठ हवन नहीं करा लेते, तब तक ये अपने मंदिर में कोई मूर्ति को स्थापित नहीं करते थे। इनके घर में माधवी 3 साल तक तो फैमिली को एडजस्ट करती रही, लेकिन 3 साल बाद जो सासू माँ हैं, उन्होंने एक बात ऐसी बोली जो इसको पसंद आ गई। सासू माँ कहती है कि गुड़िया, मैं तुझे आज जो है एक चमत्कारी बात बताती हूँ। जो हमारे घर के मंदिर में तुमने लड्डू गोपाल जी देखे होंगे, ये लड्डू गोपाल जी हमने स्पेशल बनवाए हैं, ऐसे कहीं नहीं मिलते। दूसरी बात कि इन्हीं लड्डू गोपाल की वजह से ही हमारा घर चलता है, ये हमारी सुनते हैं। माधवी ने कहा कि ठीक है माँ जी, ये आपकी श्रद्धा है। तो माँ जी ने कहा कि श्रद्धा नहीं गुड़िया, ये सच की बात है। ये लड्डू गोपाल जी है ना, जो हमारी बहुत सुनते हैं। मैंने एक बार कहीं जाना था, जब मैं गई तो घर की सारी लाइटें ऑन रह गई, और एसी भी ऑन रह गया, फ्रिज भी चल रहा था, इवन कि पानी वाली मोटर भी चल रही थी। हम 15 दिन के लिए जा रहे थे और घर के सारे स्विच ऑन रह गए थे। मेरे लड्डू गोपाल जी ने बंद करी। माधवी कहने लगी कि लड्डू गोपाल जी ने कैसे बंद करी, ऐसे कैसे हो सकता है। सासू माँ ने कहा कि हमारे पड़ोस में ना कभी कभी बंदर लंगूर देखने गए थे, लेकिन पड़ोस वाले बच्चों ने हमें बताया कि बंदर ने हमारे घर का मेन स्विच बंद कर दिया। उधर मैं गाड़ी में बैठी हुई भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी, उतने में ही जो है ना, बंदर ने मेन स्विच बंद कर दिया। उसने बोला कि आपको ये सब कैसे पता चला, आप तो थी नहीं यहाँ पर। उसने बोला कि हमारे घर की छत के साथ ही छत पर बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, उन्होंने ये खुद देखा। उन्होंने जिस वक्त बताया उससे आधे घंटे पहले ही मैंने जो है ना अरदास लगाई थी लड्डू गोपाल जी के पास। मेरे गोपाल बहुत सुनते हैं। अब इसके दिमाग में ये बात घर कर गई कि अगर ऐसा है तो मैं भी इनसे कुछ मांग कर देख लूँ। अब इसने भी जो है ना पूजा पाठ करनी शुरू कर दी, ज़्यादा ही कुछ। और जब पूजा पाठ करती, उसके बाद हाथ जोड़कर अरदास लगाने लग जाती, इसका बुरा हो जाए, इसको ऐसे हो जाए, इस घर में सिर्फ मेरे पति ही कमाए, मेरे पति के पास ही नौकरी रहे, बाकी और किसी के पास कोई पैसा ना हो, कोई ना कमाए, घर में बैठ जाएं। अब ये सामने वाले का बुरा सोचने लग गई।
इनके घर में जब ये तीनों एक ही फैक्ट्री में हैं तो इन्होंने अगर 300 कमाया तो तीनों का 100 बराबर हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता था। उसको यही कहा जाता था कि तू घर सबसे छोटा है, तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो हमें बोल, हम तेरे को उसी टाइम ले देंगे। इसको अगर घर में कोई किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो दोनों भाई दे देते थे। अब जो इनकी धर्मपत्नी है उन्होंने बोल बोल के उसको पूरा तैयार कर दिया था कि तेरे को तेरे भाई पैसे नहीं देते हैं, बराबर नहीं बांटते हैं, तू हमेशा हाथ फैलाता रहता है अपने भाइयों के आगे, कभी हमें बाबूजी के पास जाकर पैसे मांगने पड़ते हैं, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है क्या। माधवी ये बातें अपने पति को बोलती रहती। अधिकार अधिकार की जब बातें चलती रही तो ये अधिकार ही परिवार को तोड़ देता है। अब इसने अपने बड़े भाई को बोल दिया कि अब से जो अकाउंट वगैरह है ना वो मैं देखूंगा। तो बड़े भाई ने बोला ठीक है तू देख ले, लेकिन हाँ ये ध्यान रखियो कि जब हम अपना प्रॉफिट होता है ना सबको जो पहले सैलरी दे देते हैं ना, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसी को ही हम तीनों जो है आपस में बांटते हैं, इस बात का तू ध्यान रखियो। तो उसने बोला हाँ हाँ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये बात हो रही थी पिता के सामने। पिता ने बोला कि अगर तू अकाउंट अपने हाथ में ले रहा है तो अगर कोई कम पड़ेगा तो तुझे अपनी जेब से भरना पड़ेगा। उसने कहा कि मैं समझा नहीं। समझा क्या नहीं, हमारे यहाँ 30-35 लोग जो हैं काम करते हैं पूरी फैक्ट्री में, बाहर मैनेजमेंट में। अगर तूने गलत खर्चे कर दिए तो ये जो 35 लोग हैं इनकी जो तनख्वाह की भरपाई है वो तू खुद से करेगा, अपनी जेब से और अपने खाते से। बोल मंजूर है? ये मैं क्यों करूँगा? तो उन्होंने कहा पिताजी ने कि बता दो भाई इसको भी ये क्यों नहीं करेगा। तो बड़े भाई ने कहा कि कई बार क्या होता है कि प्रॉफिट इतना नहीं हो पाता है तो मुझे भी अपने खाते से देने पड़ते हैं। मैं छोटे से या तुझसे इस चीज़ के कभी कोई पैसे नहीं लेता हूँ। उसने कहा ऐसा तो मुझे आज तक नहीं लगा। तो उसने बोला कि आज तक तुझे लगेगा कैसे, क्योंकि मैं अपनी जेब से ही बढ़ता आया हूँ ये चीज़, क्योंकि अकाउंट मैं संभालता आ रहा हूँ। तो हो जाता है कभी कभार ऐसा, प्रॉफिट होता है तो वो सबको बढ़ जाता है, लेकिन बाय चांस अगर कोई नुकसान होता है तो वो मुझे अकेले ही भरना पड़ता है। इसने बोला कि आप मुझ पर जो है एहसान कर रहे हो। अब इसके जो शब्द हैं धीरे धीरे गंदे होने लगे। उतने में माताजी आती हैं और कहती है कि तू बात कैसे कर रहा है, मुझे पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए ले बता। उसने बोला कि इसमें गलत क्या है, मैं मेहनत करता हूँ तो उसी के पैसे मांग रहा हूँ। माधवी गलत नहीं कहती। अब इन सबको समझ आ गई कि ये सारा कुछ माधवी ने ही इसे कहा है। अब माधवी को बुलाया गया कि बेटे किस चीज़ की कमी है तेरे को यहाँ पर। माधवी ने कहा कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, अगर तुझे कुछ चाहिए तू लड्डू गोपाल जी से कह, मुझे कह, अपने पति के माध्यम से कुछ बातें तू घर में गलत करवा रही है। माधवी ने कहा कि ऐसा है कि जब भी हमें कुछ चाहिए होता है हम हर रोज़ आपके आगे आकर खड़े हो जाते हैं और हमें ये अच्छा नहीं लगता है। क्या मेरे पति बाकी भाइयों से कम काम कर रहे हैं? क्या वो कुछ मेहनत कम कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो छोटा है, उसने फैक्ट्री में बाद में बैठना शुरू करा है, इसे 10 साल का अनुभव कम है दोनों भाइयों से, वो दोनों संभाल तो रहे हैं, इसमें क्या परेशानी है। नहीं अकाउंट्स तो अब यही देखेंगे। माधवी ने कहा कि अकाउंट्स यही देखेंगे अब, बाबूजी जो कम पड़ती होगी हम अपने आप देख रहेंगे। बाबूजी ने कहा कि अच्छा अगर कुछ कम पड़ेगा तो तुम अपने आप देख लोगे? जी जी बिल्कुल देख लेंगे। बड़े भाई ने एक फ़र्ज निभाया। उसने बोला कि अगर तूने पैसों का हिसाब किताब देखना है, अकाउंट संभालना है तो अगले महीने से करियो। इस महीने जो है ना थोड़ा लॉस हुआ है कि मौसम बदल रहा है, हमारा सामान मौसम के हिसाब से भी चलता है, इसीलिए जो है ना प्रॉफिट इतना बना नहीं है। उसने बोला कि नहीं नहीं मैं तो बस अभी, क्यों माधवी मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ हाँ ठीक है, मैं तो अभी इसी महीने से ही संभालूँ अकाउंट्स। माधवी 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 की बातों में ही आ गया ये लड़का। अब महीने का एंड हुआ, तनख्वाह देने वाली बात आई। उससे 2 दिन पहले भाई साहब ने कुछ सामान खरीद लिया। 2 गोल्ड के झुमके खरीद लिए, 1 गोल्ड का कड़ा खरीद लिया, भाई साहब ने मोटी सारी चेन खरीद ली। अब सोना मुफ्त में तो आता नहीं है, लेकिन क्या करें, महिलाओं को जो है ना सबसे ज़्यादा पसंद गोल्ड होता है। अब स्थिति जो ऐसी हो गई कि इन्होंने थोड़ा ज़्यादा ही खर्चा कर लिया। अब कुछ दिनों बाद देनदारी आ गई। जब तनख्वाह बंटने लगी तो 20 लोगों की तनख्वाह तो भरपूर चली गई। बाकी लोगों से इसने कहा कि अभी फ़िलहाल आप आगे ले लेना,
16-17 लोग रह गए थे, जिसमें से 2 ने तो कह दिया कि अरे सर कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, अगले मंथ ले लेंगे। वो यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन बाकी लोग अटक गए। उन्होंने कहा कि हमने बच्चों के स्कूल की फ़ीस देनी है, हमने राशन लेना है, हमें तो जो है ना सैलरी चाहिए। हम तो पूरी तनख्वाह लेंगे, क्यों, हमने काम नहीं किया है। बढ़कर जो मिलने थे वो तो क्या, आप तो हमारी तनख्वाह ही नहीं दे रहे हो। ये क्या बात हुई, बड़े भैया को बुलाओ। अब माधवी रोज मंदिर में बैठ के एक ही चीज बोलती रहती थी कि मेरे पति ही कमाएं, बाकी तो घर ही बैठे रहें। घर में सिर्फ मेरे पति की ही बात हो, मेरे पति की ही बात मानी जाए। गोपाल जी ने कोशिश तो बहुत करी कि इसका दिमाग थोड़ा सही हो जाए, लेकिन ये मान ही नहीं रही है। सुबह उठकर ज्यों शुरू हो जाती है कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, उसका बुरा हो जाए। अब इस लड़के ने बड़े भाई को फ़ोन किया और बताया कि ये तो इस तरह से पैसे मांग रहे हैं। भाई ने कहा कि मुझे क्यों फ़ोन कर रहा है, हमने तो तुझे पहले ही बताया था कि ये वाला जो मंथ है इसमें जो है उतने पैसे नहीं बने हैं। मैंने कहा था तू अगले 2 महीनों में शुरू कर लियो, लेकिन तू माना नहीं, तूने कहा मैं तो अभी शुरू कराऊंगा। उन्होंने कहा कि प्रॉफिट तो बाद की बात है, लेकिन ये जो हिसाब में इनकी जो तनख्वाह थी वो तो कब से अकाउंट में आ चुकी है, वो कहाँ गई। अब इसने कहा कि आप मुझसे जो है पैसों का हिसाब मांगोगे, अभी मैंने आज तक आपसे पैसों का हिसाब मांगा है। बड़े भाई ने कहा कि बेटा मैं तो तेरे से पूछ ही रहा हूँ, अगर कोई खर्चा कर दिया है तो हमें बता दे, फिर कुछ करते हैं हम मिलकर। छोटे ने कहा कि नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं खरीदा, अगर नहीं खरीदा तो जो भाई सब हमारा अकाउंट्स देखते हैं उनको लेकर घर पर आ। इसने कहा कि आप मुझ पर हुक्म चला रहे हो। उसने बोला नहीं नहीं, मैं बड़ा भाई होने के नाते तुझे कह रहा हूँ, तू उस भाई साहब को घर पे लेके आ, तीनों ही फैक्ट्री के मालिक हैं, तो हम बैठकर बात करते हैं ना। बड़े गुस्से में कहता है कि आ रहा हूँ। जब लड्डू गोपाल जी कुछ समझाते हैं ना तो उनके तरीके जो है बड़े ही लाजवाब होते हैं। जब ये घर आ रहा था तो एक छोटा सा बच्चा इसकी बाइक के आगे आता है, उसके पास जो है ना 4 लड्डू थे। तो ये उस भाई साहब को बोलता है कि जो अकाउंटेंट है उनको बोलते हैं कि आप घर जाओ, मैं ज़रा अभी दोस्त से 2 मिनट बात करके आता हूँ। और लड़के को डांट रहा होता है कि तुझे चलना नहीं आता क्या, तू बीच में चल रहा है, ऐसा वैसा उस लड़के को बोलता है। अब अकाउंटेंट उतरे बाइक से और वो घर की ओर चल दिए। और ये जो बच्चा है ना ये वहीं खड़ा रहा। ये अपने दोस्त के पास जाता है, सामने वाली दुकान पे जो होता है दोस्त, तो उससे बात करता है और वो लड़का इसको फिर दिख जाता है। फिर बोलता है अरे जा यहाँ से, तू क्यों खड़ा हुआ है, यहाँ से जा। लड़के ने कहा कि अगर मेरे लड्डू गिर जाते ये सारे तो कौन दिलाता। उसने बोला मैं क्यों दिलाता, गलती तो तेरी थी। लड़के ने कहा कि आप गलत चला रहे हो बाइक, बाइक उस साइड चलती है, आप इस साइड चला रहे हो, गलती आपकी थी, अगर मेरे लड्डू गिर जाते तो मुझे कौन दिलाता। अच्छा ज़्यादा मुझे सिखा मत। उसने बोला नहीं नहीं, मैं तो आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, मुझे गलत मत बताओ। आप अगर गलत खुद करोगे तो गलती आपको ही भुगतनी पड़ेगी, आपको ही दिलाने पड़ेंगे मुझे लड्डू। अच्छा जा यहाँ से। इसके दोस्त ने पूछा कि क्या बोल रहा है, किसको बोल रहा है। ये कहने लगा कि कुछ नहीं, वो जो बच्चा जा रहा है उससे मैं कह रहा हूँ। दोस्त ने बाहर जाकर देखा तो बहुत सारे बच्चे जा रहे थे, लेकिन दोस्त को कोई बच्चा ऐसा नहीं दिखा जिसके हाथ में लड्डू हो। अब इसने अपने दोस्त से बात करी और मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगा तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तो इसने बोला कि मैं यहीं खड़ी करके ये जो अपनी बाइक है जा रहा हूँ। दोस्त ने भी बोल दिया हाँ हाँ कोई बात नहीं, यहाँ खड़ी रहने दे, साइड पे खड़ी रहेगी। जैसे ये बाइक खड़ी कर कर चलने लगा तो देखता क्या है कि वो बच्चा इसके घर के बाहर ही खड़ा है। और लड़का जो है ना गुस्से में इसको देखता है, तो ये कह रहा है कि क्या हुआ, तू यहाँ से गया क्यों नहीं। लड़के ने कहा कि आपने गलती करी है, आप पहले माफ़ी मांगो। इसने कहा कि मैंने क्या गलती करी है, मैं कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा। उसने बोला कि गलती आपकी ही है और आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और मैं सच में आपसे बिना माफ़ी लिए आपको घर में जाने नहीं दूंगा। इसने कहा कि अच्छा हट यहाँ से। जब इसने उस बच्चे को पकड़कर साइड करा, इसको ऐसे लग रहा था कि ये कोई बालक नहीं है, ये कम से कम 100 लोग खड़े हैं जिसको ये हिलाना चाह रहा था। बच्चा बिल्कुल भी इससे हिला नहीं। इसने कहा कि ताकत दिखा रहा है मुझे, छोटा है इस वजह से मैं तुझे कुछ कह नहीं रहा हूँ। ये कुछ थोड़ा तेज ही बोल रहा था। अम्मा आ गई दरवाजे पे, कहने लगी कि क्या हो गया, किससे गुस्सा गुस्सी कर रहा है, चल अंदर चल। अरे ये नौटंकी दिखा रहा है मुझे। अम्मा ने देखा इधर उधर कोई भी नहीं है। अम्मा ने कहा कि कौन नौटंकी दिखा रहा है तुझे। उसने बोला कि ये जो लड्डू लेकर खड़ा है,
अब जैसे ही इसने ये बात बोली, अम्मा ने उस जमीन को छुआ और माथे पर लगाया। अरे गोपाल जी, कहाँ घूम रहे हो तुम? ऐसा बोलकर अम्मा जी अंदर हंसती हुई मुस्कुराती हुई चली गई। सभी से कहती है कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई गुस्सा गुस्सी नहीं होएगी, कोई हिसाब नहीं, कोई कुछ नहीं। पैसे अगर कम पड़ जाएंगे तो मैं दे दूंगी, कोई हिसाब नहीं। अकाउंटेंट को बोलती है कि तू जा जा अपना फैक्ट्री पर जा। अकाउंटेंट ने कहा कि अरे अम्मा जी, जो कम हुए हैं मैं बता दूं। नहीं नहीं, कुछ कम ज़्यादा नहीं, तू जा बस। बाबूजी ने कहा कि अरे तुम इन मामलों में ना पड़ो। बड़े बेटे ने भी कहा कि माता, इससे जो बात हो करनी बहुत ज़रूरी है, और ये इस तरह ही खर्चा करेगा तो हमें दिक्कत हो जाएगी। अरे तू अभी देख, मैं बताऊंगी आगे क्या होगा। माधवी को बुलाया। माधवी बेटा, तूने कुछ खरीदा था? माधवी ने कहा कि नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं खरीदा। अगर खरीदा है तो बता दो, और वैसे ही हम तेरे को जो है ना ला कर देंगे। तो वैसे माधवी ने कहा कि मैंने कुछ नहीं खरीदा। सोच ले बेटा, अम्मा जी ने कहा। अगर तूने खरीदा है तो दो, और वैसे ही दिलाऊंगी। अगर तूने कोई सूट खरीदा है, कंगन खरीदा है, या कोई जगह कोई प्लॉट खरीदा है, मकान खरीदा है, तो दो वैसे और दिलवाऊंगी, बता दे। अब इसने अपने मन की सारी बातें कह दी। हाँ, एक चेन खरीदी थी, झुमके खरीदे थे, कंगन खरीदे थे, बता दिया सब कुछ अम्मा जी को। अम्मा जी अपने पति को बोलती हैं कि जो गुड़िया ने लिया है ना, उसको दो जोड़ी वैसा वैसा और तैयार करवा दो। जी ने कहा जो खर्चा हुआ है। अरे नहीं, तुम चुप रहो, अम्मा जी ने कहा। अब आया और आके गुस्से में तो था ही वो। बताइए भाई साहब, आपको मेरे से क्या बात करनी है? भैया ने कहा कि थोड़ा आराम से बात तो कर ले, इतना गुस्से में क्यों है? गुस्से में तो हूँ मैं। एक तो बाइक बंद हो गई, ऊपर से वो जो लड़का है, छोटा बच्चा है, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। अम्मा ने हंसकर कहा कि गोपाल मिले इसे, और ये मूर्ख उनसे भी बहसबाजी कर आया। अब सबने एकदम से हाथ जोड़ दिया। ये सारे लोग ही गोपाल जी के ऊपर बहुत ही विश्वास करते हैं। फिर अम्मा जी से बड़े बेटे ने कहा कि माँ, कहाँ दिखे इसे गोपाल जी? तो अम्मा जी ने कहा कि घर के द्वार पर दिखे इसे डांट रहे थे, कह रहे थे कि तुमने गलती करी है तो माफ़ी मांगो। इसने कहा कि अरे माँ, तुम कोई भी बेकार की बातें मत करो। वो कोई गोपाल जी नहीं थे, वो लड़का था जो खड़ा था बाहर। उसके हाथ में लड्डू था, तो क्या वो अब लड्डू गोपाल हो गया? कुछ भी बोल रहे हो आप तो। माँ ने कहा कि जो तू कह रहा है, क्या तुझे खुद पता चल रहा है कि क्या बोल रहा है तू? हमने जब बच्चे को कंधे पर हाथ लगा कर धक्का दिया तो वो बच्चा हिला भी नहीं। छोटा सा बच्चा तेरे से हिला नहीं। चमत्कार होते हैं बेटा, ईश्वर खुद नहीं आते, लेकिन कोई ना कोई माध्यम जरूर बनाते हैं उस चीज़ के लिए। उनके द्वारा बनाए गए माध्यम से ही तो हमको जो है उन पर विश्वास होता है। अब इसने कहा कि ये कोई बात नहीं होती। बड़े भाई ने कहा कि नहीं बेटा, तू विश्वास करा कर। माधवी ने कहा कि विश्वास करने से नुकसान होते हैं। मैं कब से लड्डू गोपाल जी से कुछ मांग रही थी, मुझे तो नहीं मिला। अब इसका चेहरा देखने लायक था, क्योंकि कुछ अच्छा तो मांग ही नहीं रही थी, बुरा ही मांग रही थी। इसके साथ वो बुरा हो जाए, उसके साथ वो बुरा हो जाए, प्रेस वाले से साड़ी में छेद हो जाए, ऐसे ऐसा कुछ मांग रही थी। अब ये कुछ थोड़ी ना देंगे लड्डू गोपाल जी। माधवी ने कहा कि नहीं नहीं, मैंने कुछ बुरा नहीं मांगा उनसे, अच्छा ही मांग रही थी। पहले तो मैं पूजा पाठ करती थी, लेकिन आज से नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पति के साथ सब लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि इन्होंने कोई बहुत ही बड़ा गलत काम कर दिया हो। ठीक है, फैक्ट्री अपनी है, नुकसान हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, इतना नहीं सुनाना चाहिए। माँ ने कहा कि अपने बड़ों से बात करने की ये तमीज नहीं है। अभी मैंने बोला था कि जो तूने लिया है मैं तुझे दो वो और दिलाऊंगी, लेकिन थोड़ा अपनी जुबान पर संयम रख, बड़े हैं वो, आराम से और प्यार से बात कर। उन्होंने कहा कि लड्डू गोपाल जी से जो तूने कहा है ना, कहीं पलट कर वो तेरे पे ना आ जाए। अब ये सुनकर ना वो एकदम घबरा गई, क्योंकि अगर कोई गलती कर रहा है और उसे ये पता चल जाए कि सामने वाले को ये चीज़ पता चल गई है, तो थोड़ा सा उसका मूवमेंट जो है ना बदल जाता है। बात करने के समय उसकी आवाज़ कांपने लग जाएगी, फिर बार बार नाक को छूता रहेगा। ये सब चीज़ें जो है ना होने शुरू हो जाती हैं। अब क्या हुआ कि माधवी जो है ना, इसके माता पिता को भी उल्टा सीधा बोलने लगी। उतने में इन सभी लोगों ने इनके मंदिर में गोपाल जी की मूर्ति गिरते हुए आवाज़ सुनी। जो बहस चल रही थी वो बंद हो गई। मंदिर की तरफ देखते हैं कि कोई चूहा वगैरह तो नहीं आ गया, क्योंकि इन्होंने बहुत ही बड़ा मंदिर बना रखा है, भव्य मंदिर है। देखा तो लड्डू गोपाल जी की मूर्ति जो है ना वो गिरी हुई थी।
अम्मा जी माधवी से बोलते हैं कि एक काम कर, हाथ धो पानी से और ये मूर्ति सीधी करके आ। उसने कहा कि मैं क्यों करके आऊँ, मैं अब किसी भी भगवान पर भरोसा नहीं करती। अम्मा ने कहा कि तुझे जो चाहिए वो तुझे मिलेगा। अगर तू चाहती है कि फैक्ट्री तेरे पति के नाम कर दे तो वो भी मिलेगा, लेकिन तू गोपाल जी को सही तरीके से बैठा कर आ। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और कहने लगी कि अम्मा जी अपनी बात पर रहोगे ना आप, ये फैक्ट्री जो है ना इनके नाम हो जाएगी ना। अम्मा जी ने कहा कि हाँ, तू लड्डू गोपाल जी को सही से बैठा दे। ये गई, हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को बैठाने लगी। लड्डू गोपाल जी जो है ना बैठ ही नहीं रहे हैं, कभी इधर लुढ़क रहे हैं कभी उधर लुढ़क रहे हैं। गुस्से में कहती है कि लड्डू गोपाल जी को कि तुमसे तो बैठा ही नहीं जा रहा। तो अम्मा जी ने कहा कि तू लड्डू गोपाल जी को तो बैठा नहीं पा रही है, तो पति तेरा फैक्ट्री क्या चलाएगा भाई। अब इसने कहा कि माँ आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं बैठा देता हूँ। तो उसने बोला कि हाँ हाँ तू जा, तू बैठा कर देख ले, तू कर ले कोशिश। इन दोनों ने बहुत ही कोशिश की, लेकिन मजाल है कि लड्डू गोपाल जी इनसे बैठ जाएं। तुम दोनों की नीयत खराब, तुम दोनों का मन खराब, और उसके बाद तुम सोचते हो कि ईश्वर तुम्हारे कहने पर चलेंगे। खूब कोशिश करी इन्होंने। अब अम्मा जी अपने घर में सबसे छोटा बालक है जो 8 साल का, उसे कहती है कि बेटा हाथ धो और तू बिठा कर आ। वो गया तो गोपाल जी तो तुरंत बैठ गए। इन दोनों की शक्ल अब देखने लायक थी और कहने लगे कि हाँ, जब हम बैठा रहे थे ना तो बैलेंस नहीं बन रहा था। उन्होंने कहा कि बैलेंस बनने वाली तो बेटा कोई बात ही नहीं है। लड्डू गोपाल जी तुम्हें तुम्हारी बात दिखा रहे हैं कि तुम कर क्या रहे थे। वो बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे कहे से नहीं चलूँगा। अगर तुम किसी के लिए बुरा समय मांग रहे हो तो वो उनका बुरा नहीं होएगा। अगर तुम किसी के लिए अच्छा समय मांग रहे हो तो अच्छा उनका तो बाद में होगा, लेकिन तुम्हारा पहले होगा। ये लड्डू गोपाल जी हैं, ये कुछ अलग ही हैं। ये कई तरीक़ों से जो सामने वाला है उसको समझा देते हैं। इन दोनों की शक्ल देखने लायक थी कि ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। क्या हम जो लड्डू गोपाल जी को मंदिर में बैठा रहे हैं, क्या हमारे हाथ साफ नहीं हैं जो लड्डू गोपाल जी हमसे बैठ नहीं रहे हैं। जब 8 साल के बच्चे ने गोपाल जी को बैठाया तो गोपाल जी तुरंत बैठ गए। अब ये क्या बोलती है माधवी कि ये तो सिर्फ एक तुक्का था, लड्डू गोपाल जी बैठ गए। अम्मा जी ने कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं जो है ना लड्डू गोपाल जी को दोबारा लटा देती हूँ आसन पर, तू बिठा कर दिखा। माधवी कहने लगी कि अम्मा जी इस बार तो मैं बैठा दूंगी। अब इसने माधवी ने 15-20 बार कोशिश कर ली, लेकिन इससे नहीं हो पा रहा कुछ भी। बहुत समय जो ट्राई होने करने के बाद जो है ना, उतने में जो इनके दरवाजे पे किसी ने खटखट की। माधवी को अम्मा जी ने कहा कि तू रहन दे, जाकर दरवाजे पे देख के आ कि कौन आया है। ये गई अब दरवाजे पर तो वही लड़का खड़ा था। दरवाजे का जो खटकना है वो सभी लोगों ने सुना था। दरवाज़ा जब खोलती है ना तो किसी को बाहर खड़ा हुआ कोई दिख नहीं रहा है। माधवी ने कहा कि क्या चाहिए। तभी जो है ना माधवी के पतिदेव बोलती हैं कि यही वो लड़का है जो मुझे परेशान कर रहा था। माधवी ने फिर पीछे देखा, अरे जा यहाँ से, कहाँ रहता है तू। इस बच्चे ने एक ही बात बोली, पाप लग जाएगा, और ये चला गया। अम्मा ने पूछा कि कौन दिखा तुझे, तो माधवी ने कहा कि एक छोटा बच्चा था। अम्मा ने कहा कि तुझे भी दिखा होगा। अब माधवी के पतिदेव ने भी हाँ कर दी कि हाँ मुझे भी दिखा था। क्या कह रहा था, तो माधवी ने कहा कि कुछ नहीं, ये गोपाल जी किसने बैठा दिया। अम्मा जी ने कहा कि मैंने बैठाए। गोपाल जी ने कई तरीक़ों से तुम्हें समझा दिया, लेकिन अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। जा तो अपनी गलती जो है उसको स्वीकार कर लो, गोपाल जी से माफ़ी मांगो, और जो तुमने गलत मांगा है उसे दिमाग से निकाल दो। अगर किसी के लिए भी तुमने अपने दिमाग में गलत सोचा है तो। माधवी को भी कह रही हैं और अपने बेटे को भी कह रही हैं कि किसी का बुरा वक्त तो नहीं मांगा तुम लोगों ने, क्योंकि गोपाल जी इसी वजह से ज़्यादा नाराज़ होते हैं। तुम मांग रहे हो कि उसका बुरा हो जाए और उसमें तुम भागीदारी लड्डू गोपाल जी को बना रहे हो। वो लड्डू गोपाल जी हैं, वो प्रेम के भूखे हैं, किसी और के लिए गलत काम करने के लिए नहीं हैं। और कोई भी ईश्वर ऐसे नहीं होते। माधवी ने अब रोते रोते सारी बात बता दी कि मैं लड्डू गोपाल जी को क्या क्या बोलती थी। सभी लोग जो है ना हैरान हो रहे हैं कि हमने ऐसा तेरे साथ क्या कर दिया। वो थोड़ा छोटा है इसीलिए उसको जिम्मेदारी ज़्यादा लग रही है और पैसे थोड़े लग रहे हों। ये बात कही भी जा सकती थी, तुमने गुस्से में आके वो सामान खरीदा
क्या घर में किसी चीज़ की कमी थी? ज्वेलरी की क्या कमी है हमारे घर में? सबको बाबूजी ने बहुत ही दे रखा है। तुमने जो कुछ पैसे फालतू खर्च दिए उसका हर्जाना देखा क्या हुआ? कितने लोगों की जो सैलरी है उसमें दिक्कत आ गई। बेटा ये सब कुछ मैनेज करके होता है, तू नाराज ना हो। तूने जो ये गलती करी है उसमें सब कुछ ये तेरे आंसू हैं। अब तेरा मन साफ है। अम्मा ने कहा कि गोपाल जी से अब जो भी तू मांगेगी ना वो तुझे मिलेगा, लेकिन एक चमत्कार मैं तुझे दिखा देती हूँ। ये रोते रोते कहती है कि अम्मा जी मुझे कोई चमत्कार नहीं देखना, बस मैं परेशान हो गई थी, अब मुझे पछतावा भी हो रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया। अम्मा ने कहा कि बेटे सुन तो ले, चमत्कार को नमस्कार है। अम्मा ने जाके गोपाल जी को आसन के ऊपर जो है ना फिर लटा दिया और इसे कहती है कि अब उठा। माधवी ने कहा कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा है। अम्मा ने कहा नहीं, अरे तू आ तो सही, उठाकर तो देख। जैसे ही माधवी ने गोपाल जी को उठाकर बैठाया, गोपाल जी एक बार में ही बैठ गए और सबने एकदम जयकारा लगा दिया, जय लड्डू गोपाल की। अब माधवी फूट फूट कर रो रही है, गोपाल जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने ना जाने क्या उल्ट सुल्ट बोलना शुरू कर दिया था घर वालों के लिए। इसका जो माइंड है ना एकदम से चेंज हो गया। ये जो इनका लड़का आया था यहाँ गुस्से में, माधवी का पति, ये अब बाहर जाता है उस छोटे लड़के को देखने के लिए। ये बच्चा जो है ना इसे दिख गया, उसके पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि मुझसे जो है ना गलती हो गई, और वो हंसता हुआ लड्डू खाता हुआ चला गया। इन्होंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा। भाग कर आते हैं अम्मा बाबूजी के पास, बड़े भाई के पास, और सबको ये बात बताते हैं। उन्होंने कहा कि तू आज से ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी, उन्हें मानना, उनकी प्रार्थना करनी और उनके धाम जाना शुरू कर दे। फिर देख लड्डू गोपाल जी तेरा कैसे बेड़ा पार करते हैं। ये जो छोटा वाला है ये बड़े भाइयों की मदद से और लड्डू गोपाल जी के आशीर्वाद से विदेश में सेटल है। लेकिन कहते हैं कि जहाँ पर पूरी कॉलोनी पर इनका जो मकान है वहाँ ऐसा कोई नहीं है जो आकर इनके घर में इनके लड्डू गोपाल जी से आशीर्वाद ना लेता हो। इनके गोपाल जी उस जगह पर पॉपुलर होते जा रहे हैं। इनके साथ जो ये सच्ची कहानी हुई है, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। जय श्री श्याम।